नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे जो बीएचटीसी के एग्ज़ाम के अंदर आएगा। इसके अंदर हमने कुल 30 क्वेश्चन लिए हैं जो बीएचटीसी के एग्ज़ाम के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, परोपकार शब्द का संधि कौन सा संधि है? विसर्ग, गुण, वृद्धि या यण। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, गुण संधि है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दी हुई है, गुण संधि में ए या आ के बाद में उ या बड़ा उ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है, जैसे पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है, पावक में कौन सी संधि है? पावक के अंदर कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अयादि संधि। पावक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पो प्लस अक मिलकर क्या बनाता है? पावक, जहाँ पर ओ का आउ बन जाता है, अर्थात अयादि संधि है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 10 मई 1963 को पारित हुआ था। चलते हैं आगे। आगे व्याख्या दी हुई है इसकी कि राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया, जिसके अंदर 9 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद में 26 जनवरी 1965 के बाद उन सभी कार्यों में केवल हिंदी का प्रयोग होगा, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान किया गया कि 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, पर उसके साथ साथ अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रावधानों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। चलते देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दिया हुआ है, गुण संधि का नियम है यहाँ पर। गुण संधि का नियम क्या होता है? ए या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है, जैसे महा प्लस ऋषि मिलकर क्या बनाता है? महर्षि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? किस में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अधोमुख। बाकी सभी के अंदर अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, इन सभी में अधि उपसर्ग हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी हुई है, अधोमुख शब्द के अंदर अधे उपसर्ग लगा है, जैसे अधे प्लस मुख बराबर अधोमुख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अनु उपसर्ग किस शब्द के अंदर नहीं लगा हुआ है? अन्विति, अनंत, अन्वेषण या अनुज्ञा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अनंत। अनंत के अंदर अनुपसर्ग नहीं लगता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या दिया हुआ है। व्याख्या में दिया हुआ है, अनंत शब्द में अन उपसर्ग है। अनंत में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग, जैसे अन प्लस अंत मिलके क्या बनाता है? अनंत होता है, जबकि शेष विकल्पों के अंदर अनु उपसर्ग दिया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द के अंदर सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग किसमें नहीं है? स्वस्ति, स्वलप, स्वागत या सौगत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सौगत के अंदर सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसकी व्याख्या क्या दी हुई है, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सौ प्लस गत। सौगत के अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सौ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आवट प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय नहीं बन आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता है? चिकनाहट, लिखावट, थकावट या सजावट। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, चिकनाहट। चिकनाहट के अंदर आवट नहीं है, चिकनाहट के अंदर आहट है। व्याख्या दी हुई है, चिकनाहट के आहट चिकनाहट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाली नहीं है, कौन सी नहीं है? एकांतर, न्यायनीय, न्यायिक, फिरौती या मधुरिमा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिरौती के अंदर तद्धित प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दिया हुआ है, फिरौती में फिरना क्रिया है जिससे ओती प्रत्यय लगा हुआ है, अतः यह कृत प्रत्यय है। यह कौन सा प्रत्यय है? यह कृत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनेला शब्द में प्रत्यय है। बनेला के अंदर कौन सा प्रत्यय है? आ, ला, एला या एला। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर एला प्रत्यय लगता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, बन प्लस एला बराबर बनेला बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका? जिसके अंदर पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
व्याख्या दी हुई है। द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाचक है और जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है। द्विगु समास का विग्रह करने पर अंत में समूह यानी समाहार लिख दिया जाता है। त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार, जैसे नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा कर्मधारय समास। आगे देखते हैं, व्याख्या है हमारी, महान है जो पुरुष है। महापुरुष का समास विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो पुरुष है। महान विशेषण होता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ हमारा कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इनमें कौन सा समास विग्रह है जो सही नहीं है? दाल रोटी, दाल रोटी का समास विग्रह दाल और रोटी सही होगा। पंचानन, पंचानन का क्या दिया है? 5 है जिसके आनंद, तो ये भी सही होगा। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय नहीं, पुस्तक पुस्तकालय पुस्तक और आलय ये नहीं होगा, ये इसका गलत है। और सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, बिल्कुल ये भी सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय, पुस्तकालय का सही विग्रह क्या आ जाएगा? पुस्तकों के लिए आलय होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा? तीर, धनुष, पट्यंचा या निसंग? तर्कस, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तर्कस का सही पर्यायवाची शब्द है निसंग। आगे चलते हैं, आगे दिया हमारा तर्कस के अन्य पर्यायवाची शब्द है। तर्कस के क्या क्या दिया हुआ है? तूण, तुरीण, त्रोण, निसंग, ईसुदी, उपासंग, ये सभी किसके हैं? तर्कस के पर्यायवाची हैं। चलते हैं आगे, आगे दिया हुआ हमारा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ललाम है जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है और बाकी सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे दिया हुआ हमारा व्याख्या में क्या दिया हुआ? स्त्री के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदरी, कांता, क्लत्र, रणमी, महिला, ललना, तरुणी, प्रमदा, वनिता, नारी, कामिनी, अबला, तीय, त्रिया, भार्या, वामा, औरत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे दिया हमारा, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या दिया है इसमें? तनिया, आत्मजा, दुहिता या और तनुजा, ये सभी किसके हैं? ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, पुत्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुता, तनिया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी, कन्या, लड़की आदि, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है हमारा, किस कर्म में विलोम उचित नहीं है? किस में विलोम उचित नहीं है? निर्दय, निर्दय का विलोम स्तुति है, तो बिल्कुल सही होगा। पतिव्रता, पतिव्रता का विलोम उल्टा, यह भी सही है। परितोष, परितोष का विलोम संतोष, ये भी सही है। नत, नत का अनंत नहीं, नत का विलोम होता है अवनत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे व्याख्या दी हुई इसकी, अनंत का विलोम उन्नत, नत का अवनत होता है, अनंत नहीं होता है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का विलोम कौन सा होगा? आदर्श, मिथ्या, कल्पित या सत्य? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आदर्श। यथार्थ का विलोम होता है आदर्श। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, आगे व्याख्या दी हुई, आदर्श का विलोम क्या होता है? यथार्थ होता है, ये तो देख लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अग्र का विलोम है। अग्र का विलोम उग्र, पश्च, पीछे या पूर्व, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अग्र का विलोम होता है पश्च। अगला आगे दिया हुआ हमारी व्याख्या दी हुई है इसके अंदर, अग्र का विलोम पश्च होता है, जबकि उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य या फिर शांत। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ अगला क्वेश्चन, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है, कौन होता है? निरापद, तटस्थ, निष्पक्ष या दक्षित? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 तटस्थ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ, 2 की जगह यही सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 तटस्थ सही होगा। व्याख्या दी हुई हमारा, जो किसी का पक्ष न ले उसे निष्पक्ष कहते हैं, जबकि जो विवाद या गुटबंदी से अलग रहता है उसे तटस्थ या फिर गुट निरपेक्ष कहते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या विद्वता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण विवेक कहलाता है। आगे दिया हुआ है, अच्छाई और बुराई की पहचान होना विवेक होता है, ठीक है, जबकि किसी विषय या वस्तु की जानकारी होना ज्ञान कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक के अंदर कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का सही युग में सही अर्थ है जो भेद दिया हुआ है?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ, इसका सही अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ क्या होता है? उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ आ जाएगा उपकार नहीं मानने वाला। आगे दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, कृत का अर्थ होता है कृत का अर्थ होता है किया हुआ, और कृत्य का अर्थ होता है कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक में सूत और सूत शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? सूत और सूत का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। सूत का अर्थ होता है धागा, और छोटा सूत होता है उसका अर्थ होता है घोड़ा। आगे दिया हुआ है, सूत का अर्थ पुत्र, और बड़ा सूत का अर्थ धागा या सारथी भी होता है। आगे दिया हुआ अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कलश और कुलिस का अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। कलश का अर्थ होता है घड़ा, और कुलिस का अर्थ होता है हीरा। व्याख्या दी हुई है, कलश का अर्थ क्या है? घट या घड़ा, और कुलिस का हीरा या फिर कलुष का अर्थ तथा, और कलुष का अर्थ क्या होता है? पाप होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कहाँ पर, कौन सा है इसमें? सींग, सांवला, सीक या शुष्क? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। शुष्क है जो तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। शुष्क तत्सम, शुष्क है जो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? सूखा, और सांवला का तत्सम श्यामल, और सीक का तत्सम होता है शिक्षा, तथा सींग का तत्सम श्रृंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द है जो तद्भव है? पीत, पहरुआ, पुष्कर या प्रस्तर? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। पहरुआ है जो एक तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द है। अगला आगे दिया हुआ हमारी इसकी व्याख्या है कि पहरुआ शब्द एक तद्भव शब्द है, और पीत है जो तद्भव है जिसका अर्थ होता है पीला। पुष्कर भी, पुष्कर का तद्भव क्या होता है? पोकर, और प्रस्तर का तद्भव हो जाएगा पत्थर। आगे दिया हुआ है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक के अंदर सभी शुद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आजीविका और आशीर्वाद, ये शब्द हैं जो आपके शुद्ध शब्द हैं। आगे क्या दिया हुआ है? एकीय, साप्ताहिक, निरीक्षण, कृपालु, अनुकूल शुद्ध शब्द हैं, ये सभी शुद्ध शब्द दिए हुए हैं इनके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द हैं? किस में शुद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अभीष्ट और सुशोभित, ये शुद्ध शब्द हैं। क्या दिया हुआ आगे व्याख्या दी हुई इसकी? नक्षत्र, संतुष्ट, श्रृंगार, सृष्टि, श्रेष्ठ, दीक्षा, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। तो इसी के साथ में आप आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नया चैनल है इसलिए आपको सपोर्ट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।